सजेशंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। प्रेजेंटली इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। रूलिंग गवर्नमेंट इसके फेवर में बात कर रही है और अपोजिशन इसको क्रिटिसाइज कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। हम देखेंगे कि इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, इसको इम्प्लीमेंट किए जाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, वो सब हम कंटेंट में देखेंगे। जैसे कि हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, पर्सनल लॉज जो इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करेंगे। एससी के इसके फेवर में, सुप्रीम कोर्ट के इसके फेवर में जो भी वर्डिक्ट आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। लॉ कमीशन का इसके बारे में क्या कहना है, इसके फेवर में जो आर्गूमेंट्स आए हैं और इसके अगेंस्ट जो आर्गूमेंट्स आए हैं, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में। पहले तो हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। ये एक प्रपोजल है जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक प्रपोजल दिया गया कि सभी धर्मों के लिए एक कॉमन लॉ होगा, जो उनकी मैरिज के लिए जो उनके पर्सनल लॉ बने, मैरिज के लिए बने हैं, बच्चे की अडॉप्शन के लिए बने हैं, जहाँ और कहीं कोई डिवोर्स केस को लेके बने हुए हैं, उनको सभी को रिप्लेस करके एक कॉमन लॉ बनेगा। और जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी पार्लियामेंट हो, टाइम टू टाइम एक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है, ये आर्टिकल 44 के तहत इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिशें करेगी। यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि जो हमारे पर्सनल लॉज हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के पर्सनल लॉज हैं, जहाँ कोई एक्ट बने हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जहाँ आपके IPC CRPC के तहत, जहाँ मुस्लिम के जो पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियंस के जो पर्सनल लॉ है, उनके बारे में यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, इसमें दिया गया है कि जो हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं और सिख हैं, ये उन पे इम्प्लीमेंट होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। ये सभी को, चाहे वो वीमन है, चाहे वो मर्द है, उसको इक्वल राइट देता है प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए। और अनमैरिड डॉटर्स को और मैरिड डॉटर को भी इक्वल राइट्स है अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का। और जो लड़का और लड़की हैं वो जॉइंट लीगल हेयर्स भी हो सकते हैं, बैन बाय जॉइंट लीगल हेयर्स भी हो सकते हैं अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के। तो और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत क्या कहते हैं कि जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी होती है, उसको शेयर ऑफ हस्बैंड, हाँ, जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी होगी उसका 1/8 या 1/4 ही वाइफ को दिया जा सकता है। वो किस बेस पे होगा, वो कितने उस औरत के बच्चे हैं उस पर डिपेंड करेगा। और जो डॉटर का शेयर होगा अपने फादर की प्रॉपर्टी में, डॉटर का जो शेयर होगा वो जितना बच्चों को मिलेगा उससे आधा होगा। क्रिश्चियंस वीमन का जो शेयर होता है प्रॉपर्टी में अपने हस्बैंड की, वो प्री डिटरमिन्ड होता है, मतलब पहले ही तय किया जाता है, और वो डिपेंड करेगा कि उसके बच्चे कितने हैं और उसके रिलेटिव्स कितने हैं। जो पारसी विडोज होती हैं, ये इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत कहा गया है, ठीक है। और जो पारसी विडोज होती हैं उनका जो शेयर होता है वो चिल्ड्रन के इक्वल होता है, अपने बच्चों के इक्वल होता है। बट जो चाइल्ड का जो प्रॉपर्टी शेयर होता है वो उनको अपने दादी दादा को भी देना पड़ता है, अगर वो जिंदा होते हैं उसके दादी दादा। उसका हाफ बच्चों को, उसका हाफ अपने दादी दादा को भी देना पड़ता है अगर वो इनकेस वो जिंदा है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में बात करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 और आर्टिकल 44 में ये मेंशन किया गया है कि स्टेट है, जो स्टेट हमेशा ऐसे एफर्ट करेगी वो सभी धर्मों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ सकते हैं, पूरे इंडिया में ला सकें। ऐसे एफर्ट हमारी स्टेट गवर्नमेंट करेगी कि सभी धर्मों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए जा सकते पूरे इंडिया में। और ये जो यूसी है, ये हमारे पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। हमें ऑलरेडी पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ना तो एनफोर्सेबल है ना जस्टिसेबल है। तो ये हमारी गवर्नमेंट के लिए फंडामेंटल है। गवर्नमेंट के लिए ये दिशा निर्देश है कि आपको इस तरह के काम करने चाहिए। जो हमारे जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो एनफोर्सेबल तो नहीं है, ना ही वो जस्टिसेबल है, बट वो कंट्री की गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है। वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं कि गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है
कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट के कई वर्डिक्ट इसके यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में आए हुए हैं। जैसे शाह बानो के केस में 1986 में जब एक डाइवोर्स्ड मुस्लिम वूमन थी, उसने अपने पति से मेंटेनेंस डिमांड की थी। अपने पति को कहा था कि ये मुझे 500 रुपये पर मंथ मुझे दे, बट उसके जो उसका पति था उसने मुस्लिम पर्सनल लॉ का सहारा लेते हुए उसने कहा था कि जो सीआरपीसी है, जो सुप्रीम कोर्ट मेरे पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, जिस सीआरपीसी के तहत ये सुप्रीम कोर्ट मुझे अपनी डाइवोर्सी वाइफ को वो मुआवजा देने को कह रहा है, वो मेरे पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। मुझे मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग मुझे प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, जहाँ मेरे पे जो कंपनसेशन मैं जो दूंगा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग दे, और वो मैं ऑलरेडी अपनी वाइफ को शाहबानो को दे चुका हूँ। जैसे मैंने इद्दत के पीरियड तक, जो इद्दत का पीरियड 3 महीने का होता है, तब तक मैंने इसको मेंटेनेंस दी, फिर मैंने जो इसको कंपनसेशन भी दिया था जब ये मेरे से लग हुई थी। तो मेरे पे जो सीआरपीसी है ये मेरे पे नहीं लगाना चाहिए, मुझे मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ही कंपनसेशन देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। और भी कई केसेस आए थे, जैसे सरला मुदगल केस में भी यहीं पे ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब इन सभी केसेस को अगर हम देखें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट एक कंफ्यूजन में आ गया था कि जब हम कोई डाइवोर्सी का केस, कोई मैरिज का केस, कोई बच्चों की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस का केस जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम सीआरपीसी को इम्प्लीमेंट करें, या फिर हम उस धर्म के पर्सनल जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये जो शाह बानो का केस था ये एक माइलस्टोन की तरह आया था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो फर्दर जजमेंट्स आई थी इसके फेवर में उन्होंने कहा था कि सरकार को जल्दी से जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि हम सभी धर्मों वाले लोगों पे देखो, जैसे कि हमारे जो पर्सनल लॉ है हमारे डिफरेंट रिलीजन्स के, किसी भी रिलीजन्स के हो सकते हैं, वो वीमेन के लिए या चिल्ड्रन के लिए वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी होते जा रहे हैं। कोई तो कह रहा है कि हम आपको आधा हिस्सा अपनी हस्बैंड की प्रॉपर्टी का अपनी वाइफ को मिलना चाहिए, कोई कह रहा है उसका 1/4 मिलना चाहिए, कोई कह रहा है 1/8 मिलना चाहिए, कोई कहता है बच्चों की संख्या पे डिपेंड करेगी। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ऐसा कहा है कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लेना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंट करने के क्या फायदे होंगे कि हम सभी कम्युनिटीज़ को, सभी रिलीजन्स को एक पैमाने पे देख के उनके उस हिसाब से उनका वर्डिक्ट सुना सकेंगे। तो 21st लॉ कमीशन था जो 2018 में बीजेपी गवर्नमेंट ने 2018 में लॉ कमीशन को कहा था कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में रिकमेंडेशंस मांगिए, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिस्कस कीजिए। तो तब लॉ कमीशन ने कहा था कि इस स्टेज पे, अब 2018 में जब कहा था लॉ कमीशन ने कि इस स्टेज पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही इस स्टेज पे इसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता है, तो हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड इस टाइम लागू नहीं करना चाहिए। और 22nd लॉ कमीशन, जो 22nd लॉ कमीशन में इसने बीजेपी गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया 22nd लॉ कमीशन ने 14 जून 2023 को, और इसने डिफरेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से और पब्लिक से यूनिफॉर्म सिविल कोड के इशू पर रिकमेंडेशंस और उनके व्यूज मांगे हैं। और जो 22nd लॉ कमीशन की जो चेयरमैन है वो कर्नाटका, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, वैसे यहाँ पे तो इतना जरूरी नहीं, एग्जाम में फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो इस कमीशन के चेयरमैन है एट प्रेजेंट वो कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये फॉर्मर कर्नाटका हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं, और इसके मेंबर के बारे में आप खुद ही पढ़ लेना। और इसके फेवर में अगर हम इसके फेवर में बात करें तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके बारे में कहा कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये डिज़ायरेबल है। डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जो वीकर सेक्शन होते हैं, जैसे महिलाओं, बच्चों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रिमूव करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। बट उस टाइम की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिवीज़न थी, तरह तरह के जो लोग थे, हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो इसके अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड के कई व्यूज़ आ रहे थे, कई इसके फेवर में आ रहे थे, बट जो डिवीज़न ज़्यादा, जो गल्फ था लोगों में, वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि ये जो हम आने वाली मूवमेंट के लिए छोड़ देंगे, आने वाली पार्लियामेंट डिसाइड करेगी टाइम के अकॉर्डिंग को
कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना। अब अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें, जुडिशरी की भी बात करें, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो उन्होंने भी हमेशा ये कहा है कि जुडिशरी ने भी हमेशा ये कहा है कि जहाँ तो आप जो आपके डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, डिफरेंट रिलीजन्स के पर्सनल लॉ हैं, चाहे तो उनको मॉडिफाई या कॉडिफाई करो, चाहे तो उनको उनमें इंप्रूवमेंट्स करो, नहीं तो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना चाहिए, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन जो औरतों के साथ होता है उसको रिमूव किया जा सके, उसको मिटिगेट किया जा सके। अब इसके फेवर में क्या है, 21st लॉ कमीशन ने ऑलरेडी कहा था, जो हमने 2018 वाले 21st लॉ कमीशन की बात की, उसने कहा है कि इस स्टेज पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग फैमिली लॉ है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की हो, उनको मॉडिफाई करना चाहिए, उनको कोडिफाई करना चाहिए, ताकि जो वीमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ वीमेन और मर्द में इनइक्वालिटीज़ है, उनको रूट आउट किया जा सके। उनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, डिफरेंट रीजन्स के पर्सनल लॉज हैं, उनको मॉडिफाई किया जाना चाहिए, उनको ऐसा बनाना चाहिए ताकि उनमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ ना हो। अब 21st लॉ कमीशन 2018 में उसने ऐसा भी कहा है कि जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है, पहले तो हम कहते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है, इसमें डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, तो हम अपनी कल्चरल जो डाइवर्सिटी है इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं सिर्फ इसके लिए यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। इसके बारे में तो हमें ये करना, और अगर ऐसे यूनिफॉर्मिटी हमारे देश की इंटीग्रिटी को, हमारे देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए खतरा बनती है, तो हमें इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें कईयों ने कई जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उन्होंने ऐसे भी कहा है कि मान लेते हैं कि पर्सनल जो लॉज हैं रिलीजन्स के, वो वीमेन के अगेंस्ट हैं, बट कमीशन ने ये भी वहाँ पे कहा कि ये कोई अकेला जो डिफरेंस है डिफरेंट रिलीजन्स में, डिफरेंस इस इनइक्वालिटी का रूट कॉज नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन इस इनइक्वालिटी का रूट कॉज है। हमें डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहिए, डिफरेंस को खत्म करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इसमें यह भी कहा गया कि हमें ह्यूमन राइट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को बना के रखना चाहिए, बट जो ह्यूमन राइट्स, जैसे वीमेन के भी ह्यूमन राइट्स होते हैं, सभी बच्चों के भी ह्यूमन राइट्स होते हैं, कि क्यों ना हम अपने लोगों में ह्यूमन राइट्स के प्रति जागरूकता लेके आएँ, ताकि वो इस बात को समझ सकें कि हमारे जो पर्सनल लॉ हैं वो वीमेन जहाँ बच्चों के लिए, जहाँ अपनी डॉटर्स के लिए के अगेंस्ट हैं, हमें ऐसे पर्सनल लॉज में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको मिटिगेट करना चाहिए। फिर हाँ, तो ये हमने अगेंस्ट और फेवर में बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, और अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस होती हैं, सजेशंस होते हैं, वो गवर्नमेंट में बाइंडिंग नहीं होते हैं। गवर्नमेंट चाहे उसको एक्सेप्ट करे चाहे ना करे,